अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाजरीन, पंजाब ने अपना बजट पेश कर दिया है। 5,903 अरब रुपए का बजट है। तरक्याती बजट जो है वो 700 अरब रुपए के करीब है, लगभग है। अब मामला ये है कि जो सिचुएशन हमारे सामने थी, असल सवाल ये था कि जब पैसे विफाक को दे दिए गए तो उसके बाद यकीनन जो डेवलपमेंट बजट है उसमें कट लग गया, तकरीबन हाफ हो गया। अगर ना होता तो ये 1300-1400 अरब रुपए का बजट बन सकता था। अब इसके साथ क्या मामलात होंगे, जो हमारे पास इतलात हैं वो ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सी स्कीमें जो मुख्तलिफ वजारतों ने और मुख्तलिफ महकमों ने दी थी वो सारी की सारी जो हैं वो फिल वक्त जो है ना उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। और अभी सिर्फ जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं ज़्यादातर वही रहेंगी। कुछ जो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ कुछ पैसे बढ़ाए गए हैं, जैसे सेहत में कुछ पहले से ज़्यादा थोड़ा सा एलोकेशन की गई है, कोई 10% सेहत में बढ़ा है। तालीम में भी कुछ परसेंटेज बढ़ाई गई है, क्योंकि फिस्कल स्पेस ही अब शायद उस तरह से पंजाब के पास नहीं थी। इन तमाम सिचुएशन के अंदर पंजाब हुकूमत जो है उसने 7% तो तनख्वाहें बढ़ा दी, लेकिन बेचारे पेंशनर्स जो हैं उनके साथ जो है वो पंजाब के अंदर एक ख़ास तरह का मैं तो इसको जुल्म ही कहूँगा, क्योंकि अगर आप आधी पेंशन बढ़ाएंगे जो कि विफाक ने अनाउंस किया तो ये बात बड़ी अजीब सी है। पेंशनर्स तो उम्मीद लगाए कम से कम विफाक ने जितने बढ़ाई थी, होना तो ये चाहिए था कि कम से कम 10% बढ़ती, लेकिन ये उल्टा 3.5% जो है पेंशनर्स की उसमें इजाफा किया गया है, जो कि आज के इस दौर में जब इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में हो और सिचुएशन ऐसी हो, तो ऐसी सूरत हाल में ये बजट जो है ये कोई समझ में नहीं आता। इस बजट के मामले पे ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि पंजाब के अलावा भी हम ज़रा थोड़ा ओवरऑल नेशनल लेवल के ऊपर जो बजट दिया गया था उस पर भी बात करेंगे। मुझे इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर कैस साहब ने। मेरे साथ तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब और जुल्फ़कार बदर साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। जफ़र पराचा भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले कैस साहब आपके पास ये ज़रूरी है, क्योंकि पहले थोड़ी सी निगाह इस बात के ऊपर, प्रोवाइडेड द कंस्ट्रेंट पंजाब हैज़ राइट नाउ, जो कि एक 600-650 अरब रुपए की 600 अरब रुपए अगर आपके तरक्याती फंड्स में से कट जाए तो फिर आप जब बजट बनाएंगे तो वो किस तरह का हो सकता है। टैक्स फ्री बजट है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन आपको लगता है कि जो पंजाब के जो अवाम हैं, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे बड़ा आबादी का सूबा है और इसकी जो ज़रूरियात हैं, आपको लगता है जिस तरह से एक सफ़र शुरू किया था मरीम नवाज़ ने और हमने देखा गुज़िश्ता 1-2 साल के अंदर कुछ नई चीज़ें, कोई नए प्रोग्राम्स, कोई तरक्की की बात, पंजाब की तरक्की की बात, आपको लगता है वो मोमेंटम जो है वो उसको कंटिन्यू किया जा सकेगा इस बजट के साथ? शुक्रिया बहुत बहुत। देखें सर, बात ये है कि मैं तो इसमें यकीन करता हूँ कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अच्छा, विल होनी, और वो सिर्फ विल पॉलिसी मेकर की नहीं होती, वो विल पॉलिसी इन्फोर्सर की भी होती है। जेब में पैसे ना हो तो विल क्या करती है सर? जी फिर भी देखें, आप फैसला कर लेते हैं ना कि इस दफ़ा सारे के सारे पैसे जो फालतू के हैं आपके पास वो एग्रीकल्चर पे लगा देने हैं, ठीक है, या पानी पे लगा देने। अगले साल सारे के सारे जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देने, उससे अगले साल सारे के सारे जो हैं सेहत पे लगा देने। तो आप 4-5 साल का आपने दिया हुआ है रोशन पंजाब, तो प्राइवेटाइज किया जा सकता है, मगर जब आप उसको सारी मिनिस्ट्रियों में डिवाइड करेंगे तो फिर यही होगा, अ लिटिल ऑफ नथिंग। फिर तनख्वाहों में चला जाएगा, कंकरेंट में चला जाएगा, और कोई नई चीज़ नहीं होगी उस लेवल पे जिस लेवल पे शायद मरीम नवाज साहिबा और उनकी टीम करना चाह रही हैं, अगर वो करना चाह रही है। मगर अगर पिछले साल जहाज़ खरीदा है तो पैसे निकले हैं ना कहीं से। हाँ जी, तो किसी और चीज़ पे भी निकल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन फिस्कल स्पेस तो काफी देखें ना, 600 अरब रुपए जो NFC अवार्ड है जी जी, उसका 50% तो पंजाब को मिला है ना, जी जी, कम होके भी मिला है जी जी। मगर अगर आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट नहीं कर रहे हैं ना। फिर आपने तो डबल डिजिट का है ना, 11.5% है जी जी, और अगर फूड इन्फ्लेशन कर लें तो इससे ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी इन्फ्लेशन भी इससे ज़्यादा हो जाती है। तो आप अगर 7% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब 4.5%
लोगों के अखराजात में गैप आ रहा है ना। हाँ, नहीं वो कहते हैं कुछ हमने टैक्स कम कर दिया है, स्लैब मुख्तलिफ स्लैब्स के ऊपर जो टैक्स थोड़ा सा कम हो गया, वहाँ भी कुछ थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, और एक जो सरचार्ज खत्म कर दिया उससे मिल जाएगा। समहाउ ये हुकूमती मौक़िफ़ है जो फेडरल का है। देखें, सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो परसेंटेज में तनख्वाह बढ़ाते हैं, तो जिसकी ज़्यादा तनख्वाह है उसके ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ेगी, और जिसकी कम कम तनख्वाह है उसके कम रियल बढ़ेगी। मगर जब आप ख़रीदने जाएं तो घर की ज़रूरतें तो सबकी तकरीबन एक जैसी है ना। अब तो बजट बनता नहीं है, ये जो मिनिमम वेज जिसकी हम बात करते हैं, इसमें तो आप बजट भी नहीं बना सकते ना। और फिर ये भी हमें पता है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो गुर्बत में बढ़ रही है। तो अगर आप गुर्बत को, लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल दें, उनको नौकरियां प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर या नहर बनाने में या सड़क बनाने में दे दें, मर्दों को भी औरतों को भी, तो आपकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी, आपकी पॉवर्टी कंट्रोल भी होनी शुरू हो जाएगी। मैं अभी एजुकेशन की बात नहीं की क्योंकि मैं इस एजुकेशन को मानता ही नहीं हूँ। वो तो पढ़े लिखे अनपढ़ पैदा कर रहे हैं, कोई स्किल्स तो नहीं दे रहा है उस लेवल पे। सो द पॉइंट इज़ कि आप वो प्रोजेक्ट्स तो रखें ना जहाँ आप कुछ लाख यंग लोगों को मुख्तलिफ जैसे टैफ्टा जैसे जो होते हैं आपकी तकनीकी वो है, नहीं तो कुछ हजार दे रहा है, टेक्निक्स दे रहा है ना, लेकिन स्किल्ड लेबर पैदा करने के लिए और लोगों की आपके हर डिस्ट्रिक्ट में ये काम होना चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि सारे लोग लाहौर ही आ जाएं, फैसलाबाद ही आ जाएं। ये जो आज अर्बन माइग्रेशन को हम रोकते हैं, ये बेसिकली उन्हीं पॉलिसीज का उसी की वजह से है ना, अगर वहां दी होती फैसिलिटी, ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ उस्ताद है, ना वहाँ सड़क है, तो फिर वो इलाज कराने भी बड़े शहर में आना है। हाँ जी, पढ़ाने भी बच्चों को बड़े शहर में आना है। ये मैं बड़े पैसे वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, तो दूसरे भी आते हैं। आपकी सड़कें भरी हुई हैं रात को सोने के लिए, क्योंकि वहाँ से आते हैं, दिन के में मजदूर आता है। और सो आपको बहुत ज़रूरी है, मैं तो समझता हूँ कि लोकल बॉडीज़ जब तक आप फाल नहीं करेंगे, ये आप उस अपने जो अहदाफ हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं सकते। वो तो अभी फिर क्लाइमेट चेंज अब एक बहुत बड़ा इशू आया है। हाँ जी, क्लाइमेट चेंज तो आपके बजट को इसके अंदर कितने पैसे उसको मिटिगेट करने के लिए रखे हैं। वो पंजाब का प्रायोरिटी तो है, फोकस तो वो कहते तो हैं, क्लेम तो करते हैं, लेकिन अभी देखते हैं वैसे। बैरिस्टर साहब, यही सवाल मैं थोड़ा सा आपके पर्सपेक्टिव्स के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कैसे देख रही है इस बजट को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अगरचे के वो जो रिवायती तरीकाकार है प्रोटेस्ट करने का वो तो अपनाए रखा, शोर शराबा भी करते रहे, तकरीर किसी को समझ ना आए वो उस हद तक तो शोर था, लेकिन बजट आया भी, वो पास भी हो गया, और अब वो मामला जो है वो उसी तरह चलेंगे जिस तरह पहले चल रहे। तो क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कैसे देख रही है पंजाब के इस बजट को? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, नौशाद साहब, for inviting in your show. लेकिन नौशाद साहब, एक दो चीज़ें आपको जहन में रखनी होंगी जब हम बजट के हवाले से बात करते हैं। जब से पाकिस्तान बना हर साल बजट आता है और सिर्फ स्टेटिस्टिक्स का कुछ गोरख धंधा होता है। मैंने आम इंसान की ज़िंदगी में कभी इसके अंदर कोई अच्छे जो है वो मस्बत तब्दीली आते हुए नहीं देखी। और इसकी एक बुनियादी वजह है कि हम लोग शायद जो बुनियादी तौर पे हमारे अंदर सिस्टम के अंदर बहुत बड़े फ्लॉज हैं। ये जो फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं जो हमारे आईने पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो ये फिस्कल मैटर्स को डील करती हैं, ये हमने ऑल इंडिया एक्ट 1935 से ड्रॉ की। और ऑल इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ये आर्टिकल 78 टू आर्टिकल 86 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत लिख दिया अच्छा कि ये बिल्कुल जो है ये एक रबिश चीज है और इसको बिल्कुल उठा के साइड पे रख देना चाहिए। लेकिन हमने 1973 के अंदर वो सारी चीजें नहीं, और उसके अंदर किया क्या हमने, जिस तरह उस गवर्नर जनरल था और नीचे गवर्नर से वो सारा बजट जो है, सारे जो आती थी चीजें वो सारे गवर्नर जनरल के जो है वो डिस्क्रिप्शन पे होती थी और फिर गवर्नर्स के। अब जब पाकिस्तान बन गया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, उसने सबसे पहले पास दे दी फिस्कल प्राइम मिनिस्टर को और नीचे चारों चीफ मिनिस्टर्स को। अब होता क्या है कि 11 अरब रुपए का जहाज लिया जाता है। कभी आपने बजट के अंदर देखा कि ये एक्सपेंस के अंदर डाला गया हो कि 11 अरब रुपए का हमने जहाज देना है, किस हेड से ये पैसे निकाले जाएंगे, कैसे लगाए जाएंगे,
क्या पंजाब असेंबली की इसकी अप्रूवल हुई? क्योंकि ये वो सारे का सारा मामला है जो ऑल इंडिया एक्ट 1935 से विड्रॉ किया है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। इस तरह चेयरमैन सेनेट जो है 10 करोड़ की गाड़ी लेने लगता है तो उसके पास अच्छा बैरिस्टर साहब, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में ये खाते सारे पूरे कर लिए जाते हैं, वरना ऑडिट पैरा लगता है और सबको मालूम है कि ये सिस्टम कैसे चलते हैं। वो आपकी बात दुरुस्त है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कैश साहब बात कर रहे थे, असल में आपके पास जो भी बजट है 500 अरब 600 अरब की गुंजाइश, 100 अरब की या 1000 अरब की, आपकी प्रायोरिटी है एक्चुअली आप प्रायोरिटाइज क्या कर रहे हैं। तो इस बजट में आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज थी वो किस तरफ जा रही हैं? आप क्या समझते हैं, वो ठीक हैं या नहीं है? देखिए शायद बात यह है कि जो हेल्थ की आपने बात की 10% इंक्रीमेंट, पहले ही यहाँ पे हेल्थ का जो है बहुत निज़ाम खराब है। एक एक बेड के ऊपर 3-3 पेशेंट्स को आप देखते हैं, लैक ऑफ फैसिलिटीज हैं। आपके जो है अपने अपने जो रूरल हेल्थ सेंटर्स से उनको पहले ही आउटसोर्स कर दिया है, प्राइवेटाइज कर दिया है, और उसके बाद आप सिर्फ 10% अगर आप इंक्रीमेंट करेंगे तो 12 करोड़ की आबादी है पंजाब की, तो आप कैसे इनको कैटर करेंगे? आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। आपने अपना एनुअल डेवलपमेंट बजट जो है उसको कटौती कर दी है, जबकि पंजाब के अंदर जो ऑलरेडी स्कीमें 2 साल से चल रही हैं वो कंप्लीट हो नहीं पा रही। तो उनका तो आपने पहले ही जो है वो चीजें ले ली हैं। सरप्लस जो है वो सारा सूबे पहले ही उठाकर जो है वफाक को दे रहे हैं, और उसके बाद जब एडीपी के अंदर भी आप जो है वो कट लगाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इससे पंजाब की तरक्की वो पहले ही नहीं हो रही और वो बिल्कुल रुक के रह जाएगी, चीजें स्टैग्नेंट पोजीशन में चली जाएंगी। इस तरह तालीम के मैदान की अगर मैं बात करूं तो इस 2 करोड़ प्लस बच्चा है जो आउट ऑफ स्कूल है, ये इनके अपने स्टेटिस्टिक्स हैं पंजाब के अंदर। जी जी। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे भी क्या किया, आपने यहाँ पे भी स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया। आपने जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर इनको पेफ के अंडर कर दिया, और वहां पे आप जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर उस्तादजा को ले आए जिनको 3-3 महीने के आप कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, और 3 महीने बाद एक्सपायरी के बाद उनका रिन्यूअल नहीं हो रहा। तो बच्चे आज जो है वो दरसगाहों से बाहर हैं। पंजाब की हालत तालीमी हवाले से पहले ही बहुत बुरी थी, और उसके बाद जो अब ये बजट आया है जिसके अंदर थोड़ा सा एक इंक्रीमेंट दिया गया है तालीम के हवाले से, मेरा ख्याल है वो सारी चीजें कैटर नहीं कर पाएगा। तो किसी भी लिहाज से हम इसको एक मतवाजन बजट नहीं कह सकते। बेशक हालात खराब हैं पाकिस्तान के, मुआशरत बहुत ठीक है बैरिस्टर साहब, मैं दोबारा भी आपके पास आता हूं, लेकिन ये भी तो देखें कि पिछले 5 साल से इनकी हुकूमत है। ठीक है, वो इस पे भी बात करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जुल्फकार बदर साहब, आज बजट में यहां भी पीपल्स पार्टी, जो सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी कुछ नाराज नजर आ रही थी, बजट में जो सेशन है उसमें नहीं आ रही थी। मरियम औरंगजेब साहबा जो सीनियर मिनिस्टर है वो गई और मनाकर लाई। क्या डील तय हुई, किन बातों के ऊपर प्रॉब्लम थी और किन किन वजूहात पे वापसी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। जी जी। देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी है, उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ात साउथ पंजाब के हवाले से, कोई डेवलपमेंट बजट के हवाले से, तो वो जो भी खदशात थे उनको दूर कर दिया गया या नहीं, अभी तक उसकी तफसीलात तो सामने नहीं है। बट साउथ पंजाब के डेवलपमेंट के हवाले से जो मामला थे उसके लिए थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को खदशात थे, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि वो दूर कर दिए जाएंगे और मामला को बेहतर कर दिया जाएगा। ओवरऑल तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सूबा पंजाब है या दीगर सूबे हैं, इस तरह का जो बजट है वही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इसके अंदर एनएफसी की कटौती भी होनी है, जो पैसा इन्होंने फेडरल के साथ कमिट किया है, सारे सूबों ने किया है। उसके बावजूद इतने पैसों को एजुकेशन में, हेल्थ में, फिर स्पोर्ट्स में, फिल्म में, दीगर शोबाजात में जो नए नए बजट के रखे हैं हिस्से, वो मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट इससे बेहतर क्या कर सकती थी, उनके पास है नहीं। लेकिन मेरी जो इसके अंदर एनालिसिस या मेरी जो चीज़ है वो ये होना चाहिए था कि जितना पैसा आपको एनएफसी से आता है, आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत थी, जो कि गवर्नेंस को बेहतर करते, और यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके ऊपर आप ट्रेनिंग के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो आप अच्छा बजट रखते हैं, ताकि आपकी गवर्नेंस बेहतर हो सकती, और उस गवर्नेंस के बेहतर होने से आप बहुत सारे ऐसे रेवेन्यूज के जो टारगेट्स हैं, जुल्फकार साहब ब्यूरोक्रेट तो समझता है, उससे ज्यादा तो समझदार है ही कोई नहीं। ट्रांसपेरेंसी को बेहतर कर सकते हैं।
ब्यूरोक्रेट्स तो पहले ही ये समझते हैं, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी तो यही समझती है कि उससे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, उससे ज़्यादा वो तो अजहान है इस मुल्क के अंदर, और वो कहाँ आप उनकी ट्रेनिंग की कोई आप समझेंगे कि वो उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाई। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ब्यूरोक्रेट्स ये समझते हैं, और बहुत सारे काबिल ब्यूरोक्रेट भी हैं जो कि उनको पता है कि उनके अंदर काबिलियत है, बट असल काबिलियत की जो बुनियादी चीज है वो नजर आती है परफॉर्मेंस पे, कि जब आप परफॉर्म करें और आप पाकिस्तान के अंदर यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट। जब तक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, आज तक पाकिस्तान में माजी की तमाम हुकूमतों के अंदर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आए हैं बहुत काबिल, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन पाकिस्तान को वो IMF से छुटकारा नहीं दिलवा सके, और आज भी पाकिस्तान जो है वो कर्जों के ऊपर चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब तक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की जाएगी, उनकी डेवलपमेंट ट्रेनिंग नहीं की जाएगी, और वो रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर से अपना टैक्स का जो 1% डायरेक्ट टैक्सेस है उसका नंबर पूरा नहीं करेंगे, वो चाहे सूबे के अंदर हो या सेंटर के अंदर, मैं यही फिर बात करूंगा कि अब बजट आप जितना मर्जी अच्छा दे दें, आप टैक्स फ्री कर दें, लेकिन जब तक यहाँ पे अवाम की हालत और मुल्क की हालत नहीं चेंज होगी, हम लोग इसी तरह इसके ऊपर आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है जुल्फकार साहब, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जब तक इस मुल्क की अशराफिया मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी हो ना हो, कोई और इदारा हो ना हो, इस अशराफिया के होते तो आप उम्मीद ना रखें कि आम आदमी की कोई हालत में बेहतरी आएगी। सर इशराफिया देखिए, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि इशराफिया, टॉप ब्यूरोक्रेसी और दीगर शोबाजात के अंदर जितने लोग टॉप पे जाते हैं वो सारे मिल जाते हैं, और उसके बाद उनको नीचे का ख्याल नहीं रहता। जी इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक वो मौजूद है तब तक नीचे वालों का ख्याल तो कोई नहीं करने लगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यही सवाल कैस साहब के सामने भी रखेंगे, और थोड़ा सा ज़राअत और जो खास तौर पर पंजाब की स्पेसिफिक चीजें हैं कुछ, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि एक्चुअली ये पॉलिसीज का जो डायरेक्शन जो है दैट मैटर्स एक्चुअली, जो फिजिकल स्पेस, नंबर गेम, आदाद शुमार, ये सारा कुछ जो है ये उसी के तहत काम करता है और रिजल्ट भी देता है। तो मैं कैस साहब से यही पूछना चाह रहा था कि जो इस वक्त आपको पंजाब की जो पॉलिसीज़ हैं, जो आज बजट में जितनी भी चीज़ें आपके सामने आई हैं, जो भी उनकी स्कीमें हैं या जो भी बातें वहाँ से रिफ्लेक्ट करती हैं, आपको लगता है कि इनकी सिमत ठीक है पंजाब की? देखें, जब आप वो रोशन पंजाब जो दिया वो बजट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। आपने वो 5 साल या कुछ सालों की एक पॉलिसी दे दी है कि इतने सालों बाद ये पंजाब यहाँ होगा, तो अगर सिर्फ नंबर गेम्स ही है कि आपने तनख्वाहें बढ़ा दी, मगर ये नहीं देखा कि कारकर्दगी जो है उस लेवल पे नहीं। मैं आपसे बात कर रहा था कि इकोनॉमिक्स तो कहती है कि पहले रिस्ट्रेंट्स देख लो फिर ऑप्टिमाइज़ करो चीज़ों को। अब रिस्ट्रेंट्स के अंदर ऑप्टिमाइज़ करने के अंदर मेरा ये ख्याल है कि पॉवर्टी एलिविएशन और जॉब क्रिएशन नंबर 1 पे आनी चाहिए, प्रायोरिटाइज होना चाहिए था। अब मुसीबत यह है कि इकोनॉमिक्स में जब आप जॉब क्रिएट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बट हमारी गवर्नमेंट्स, सेंट्रल बैंक, ये सब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लगी हुई हैं, जॉब क्रिएशन पे नहीं लगी हुई। इनकम बढ़ाने के लिए कोई हालांकि पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रही है, इस यूथ को अगले चंद सालों में एक ख़ास लेवल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो बेसिक हो, कुछ हो तो फिर, मगर जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे तो ग्रोथ भी नीचे आएगी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ उस जिसको आपने शराफिया कहा है उनकी इकोनॉमिक्स को देखते हैं एज एन इकोनॉमिक। सुपर टैक्स जो विफाक में जो आर्गुमेंट हुआ है वहाँ यही आर्गुमेंट हो रहा है ना, विफाक के बजट पे भी तो यही आर्गुमेंट है कि आपने गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया, आपने जो फैसिलिटेट किया है, अगरचे आपका मौक़िफ़ ये है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा, लेकिन वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो जब लीगल और इलीगल पैसा इस मुल्क से बाहर दुबई या ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा तो आम आदमी को कैसे फ़ायदा होगा? या तो आप मस्ट कर दें कि वो पैसा यहाँ वाइट या ब्लैक री इन्वेस्ट होगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि हाउसिंग सोसाइटी में री इन्वेस्ट हो, नई इंडस्ट्री लगे। मैं हाउसिंग के अलावा आपका सेक्टर है ही कोई नहीं जहाँ पे कोई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोगों ने इंग्लैंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा, शर्त तय की कि एक तो है कि आप ये बता दें कि अपने मुल्क में टैक्स दिया हुआ है आपने,
और दूसरा ये बता दें कि 2 हमारे सिटीजन्स को आप नौकरी देंगे। और जहां भी आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं मोस्टली यही क्राइटेरियाज हैं। सऊदी अरब में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तब तक एक सऊदी को साथ नहीं लाते हैं। आप अपने लॉज देख लें, कहाँ हैं ये सारे हाँ जी, प्रो हमारे तो ये लॉज नहीं है, फिर भी सरमायाकारी नहीं आ रही जी, इसीलिए तो नहीं आ रही ना कि आपके वो जो लीगल हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जो फाइनेंशियल हैं, जो करप्शन है, वो सारे जो अनप्रोडक्टिविटी है, हाँ जी, वो सारे मामलात वहाँ हैं। तो जब उसको आप इकट्ठा करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ऊपर चली जाती है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया चली जाएगी, चाइना चली जाएगी, वियतनाम चली जाएगी, बांग्लादेश चली जाएगी। हमारे अपने लोग वहाँ लेके जा रहे हैं। जी जी, आपको जब तक वेदर थ्रू फिस्कल स्पेस और थ्रू लीगल स्पेस, जब तक आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने लोगों के लिए आसान नहीं करेंगे, बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहले लोग अपने करेंगे तो वो कहेगा कि हाँ जी सेफ है, चैट अप होगा उसके अंदर। जफर साहब, ये जो बात है जो कैस साहब ने कहा है, ये जो एक इम्पॉर्टेंट उसके अंदर पहलू ये भी है कि सिमत अगरचे के ठीक है, ये जो बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए पंजाब ने, कुछ हो सकता है ये स्किल्ड प्रोग्राम, नौजवानों के प्रोग्राम, उसका कोई रिजल्ट तो होगा, लेकिन ओवरऑल जो आपकी जो यूथ को केटर करने वाला मामला है या स्किल्ड लेबर पैदा करने वाला मामला है, जॉब क्रिएशन का मामला है, पॉवर्टी एलिवेशन का मामला है, ये इन एरियाज को उस तरह से फोकस नहीं किया जाता हमारे यहाँ। जी जनाब, कैस साहब जो फरमा रहे हैं इनकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। देखिए बात यह है जनाब कि जब हम अपनी सियासी तौर पे हमारी विल नहीं होगी मुल्क को ठीक करने की, जैसे अभी बात हो रही थी कि ब्यूरोक्रेसी की और पॉलिटिशियंस की या दीगर लोगों की या इशराफिया की, तो इन सब ने मैं ये कहूंगा कि गोल्डन शेक हैंड किया हुआ है, चाहे वो IPP दो, चाहे वो साहब गोल्डन शेक हैंड एक दफा होता है, यहाँ तो मुसलसल ये हाथ पकड़ के ही रखा हुआ है हमने। जी मैं भी वही कह रहा हूँ ना, जो गोल्डन शेक हैंड एक दफा नहीं होता ना, ये तो रेगुलर ही इन्होंने मुसलसल पकड़ लिया, हमने थाम लिया है, मुसलसल पकड़ लिया, और वो जो हाथ पकड़ लिया वो भी गोल्डन है, ये मेरा कहना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखें सारी चीजें जिसमें सब्सिडी है या और चीजें हैं, अगर हम UNDP की रिपोर्ट देखें तो तकरीबन 18 अरब डॉलर सालाना हम अपनी एलीट क्लास को दे रहे हैं जी, इंसेंटिव और सब्सिडीज की शक्ल में, और इस साल तकरीबन 100 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने में और बढ़ गया है। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट में, जो आज मैं सही तरह तो बजट नहीं देख पाया, कहीं और मसरूफ था, लेकिन जो सुथरा पंजाब के लिए आई थिंक 150 अरब रुपए रखे हैं जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी जी, हालांकि सुथरा पंजाब के ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन मार्क है, जो करप्शन की मिसालें आ रही हैं। तो जो इसके अलावा भी कोई खर्चा कट करने वाली बात नहीं हो रही, रीस्ट्रक्चरिंग की बात नहीं हो रही, एजुकेशन जो स्कूल हैं उनको आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कल पता लगा कि जी जो आप के जो मेडिकल के जो हेल्थ यूनिट हैं सरकारी, वो भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। प्राइवेटाइज मींस जो भी आउटसोर्स कह लें, ठीक है, तो वो जाहिर है वो फ्री तो नहीं होंगे, और अभी तक हमने जो भी चीजें आउटसोर्स की हैं उनके हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। तो ओवरऑल जो हमारे मुल्क में जो रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए वो होने के असरात नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो या दूसरी गवर्नमेंट हो। लेकिन अगर हम 4-5 सूबों में अगर किसी को नंबर देंगे, क्योंकि मैं कराची का रहने वाला हूं, तो हमारे सब लोग पंजाब हुकूमत को बहुत अच्छा समझते हैं जी जी, खास तौर पे लाहौर को और दीगर इलाकों को, चाहे वहां पे कॉस्मेटिक काम हो, लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, स्ट्रक्चरल काम है, वो नहीं हो रहे। डैम के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है जनाब, रेलवे लाइन के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, जो हमारी मेन रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, फिर आपका जो प्राइवेटाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, स्टील मिल जो बड़ा यूनिट है, इसी तरह PIA चले हमने भेज दिया। मेरी तो सजेशन थी कि PIA अगर हम PF फाउंडेशन को दे देते तो बेहतर था, कम से कम वो हमारा जो सिक्योरिटी रिस्क है और एक कौमी एयरलाइन हमारे कौमी इदारे के पास रहती। इसी तरह अगर हम स्टील मिल दे दें इंजीनियरिंग कोर को आर्मी की, तो वो बेहतर चला पाएगी, बजाय इसके हम किसी और को दे दें, उसके पीछे कौन लोग हैं क्या है कुछ नहीं मालूम। तो मेरा कहना यह है कि इस बजट में पंजाब में भी कोई खर्चे के ऊपर कोई कट नहीं लगाया गया। फिर इसके अलावा जो जाती तशहीर है,
चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या नून लीग हो, ये इतने बड़े बड़े इश्तहारात देने और ये सारी चीजें करनी, ये बड़ी खतरनाक बात है। ये पब्लिक के पैसे से अपनी जाती तशहीर, या हमने अवाम को ये दे दिया और वो दे दिया, भाई आपको एहसान तो नहीं कर रहे, पब्लिक के फंड्स हैं उन्हीं से कर रहे हैं। और उसमें भी बेतहाशा करप्शन इस वक्त हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है कि कोई भी करप्शन का जो डिजिट है वो डबल और ट्रिपल डिजिट इन बिलियंस है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम कर्जे देखते हैं, पीटीआई दौर में 80-85% बढ़े, केयर टेकर गवर्नमेंट में कोई 10 से 1.5-2% बढ़े, और इस गवर्नमेंट में भी कोई 40%, 45% बढ़ चुके हैं। और अब हमारी ये हालत है कि हम सूद की अदायगी के लिए कर्ज लेते हैं। तो यहाँ ब्यूरोक्रेट क्या करेगा जब ऊपर का जो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिले हुए होंगे, तो वहां ब्यूरोक्रेट कहेगा कि भाई मैं इसको रोक करके क्या करूं। अच्छा, अब राजा साहब, उसकी तो ड्यूटी ये है ना, रियासत की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, उसका काम ही ये था कि वो पॉलिटिशियंस को उसके ऊपर चेक रखेगा, उनको उनकी डायरेक्शन ठीक रखेगा। इसीलिए तो वो जो है उसको ये पावर और ये पैसा दिया जाता है या उनको तनख्वाह दी जाती है कि उसने वो चेक रखने हैं जो एक्चुअली रियासत का चेक होता है हुकूमतों के ऊपर। जी, आपके बयाना बिल्कुल ठीक है, मैं कोई ब्यूरोक्रेसी को कोई नंबर नहीं दे रहा, लेकिन जब सब के सब एक प्रेशर हो और सारी सीटें आपकी पॉलिटिसाइज हो, जब कोई आदमी बोले आप उसको या तो एक साइड पे कर दें, SNGT भेज दें, सरप्लस पोल में भेज दें, या उसकी तरक्की रुक जाए, तो फिर कौन यहाँ बोलेगा? ठीक है ना। ये तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जगह खड़े रहें। और फिर उसके साथ साथ जो उसको जानबूझ के जो आदमी ठीक हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सिविल सर्विस में हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे आपका वो जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट जो है साफी बिरादरी के बारे में मैं ये कहता हूँ ये जहाद कर रहे हैं आजकल, ठीक है। और अगर वो भी बोलते हैं तो जो सजाएं और जो केसेस बन रहे हैं उनके ऊपर वो भी आपके सामने हैं। तो अब पहले जो एक आपके एक मुजाहरे होते थे या जो एक तहरीक चलती थी, उसको भी हर गवर्नमेंट ने जहां पे भी आप चले जाएं उन्होंने पकड़ के रगड़ दिया है। और उसके साथ साथ जो सियासी रिश्वत है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसको ऊपर अब कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब पीका एक्ट है, उसके तहत कौन बोलेगा? बिजनेसमैन है, उसको शोकाज आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा, या सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मेरा ख्याल है लॉज जो है वो हमेशा से रहे, हम काले कवानीन कहते थे, अखबार के दौर में भी ये सारे कवानीन मौजूद थे। जिसने बात कहनी है वो कहकर रहेगा, वो तो पीका लॉ से डर के तो नहीं बैठ सकता। सहाफत का तो ये काम ही नहीं है, सहाफत का काम इसी उसके खिलाफ खड़े होना है। पीका लगता है या नहीं लगता, ये एक अलग डिबेट है। बैरिस्टर शाहिद साहब, कल मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था, वो बदामी साहब के प्रोग्राम में, वो कह रहे थे अगर 10,000 बंदे ले आए अडयाला जेल के बाहर तो मैं बात कर लूंगा, वरना फिर जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑफर दी है असेंबली में खड़े होके उस पर जरा गौर करे पीटीआई। तो 10,000 बंदे तो नहीं आए, तो अब आप जो वजीर आजम की जो पेशकश है आपको जो ये सियासी डायलॉग की, क्या आप उसकी तरफ कोई देख रहे हैं, मामला आगे बढ़ रहे हैं पीटीआई के? देखो शाह साहब, एक छोटी सी बात बजट के हवाले से करके फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी जी। मुझे जब ये बातें हो रही थी तो जालिब का कुछ अशार याद आ रहे थे जो बजट को बड़ी अच्छी तरह जो है उसको पोर्ट्रे करते हैं किस किस्म का होना चाहिए। वो लिखते हैं कि रोटी, कपड़ा और दवा, रहने को घर छोटा सा, मुफ्त मुझे तालीम दिलवा, मैं भी मुसलमान हूँ वल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये सारी चीजें मुझे इस बजट के अंदर तो कहीं पे भी नजर नहीं आती कि किसी को इससे कोई घर मिल जाएगा, किसी को रोटी, कपड़ा या मकान, जो पीपल्स पार्टी का किसी जमाने में नारा इतनी बड़ी स्कीम शुरू की हुई है उन्होंने, अपना घर स्कीम, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। आप देखें ना, ये बजट को उठाकर देखें कि उसके अंदर कितनी एलोकेशन हुई, उससे कितने घर बनेंगे, क्या होगा। 12 करोड़ की आबादी की आप बात कर रहे हैं, इनके अंदर जितने फंड्स हैं, आज हम 25 में मैं तो फेडरल गवर्नमेंट की बात की थी। ये जो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की अपनी छत, अपना घर भी है, वहां प्राइम मिनिस्टर की स्कीम भी है, स्कीमें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन की बात है ना जी।
जब आप एडीबी को काट लेंगे, एनुअल डेवलपमेंट बजट को आप खत्म करेंगे, आप फिस्कल सरप्लस जो है वो वफाक को वापस करेंगे, आपके ऊपर डोमेस्टिक और फॉरेन डेट्स जो है 42% जो है आपका बजट का फेडरल लेवल पे वो चला जाता है, उसके अंदर आप कंट्रीब्यूशन जो है डिफेंस की कंट्रीब्यूशन आप प्रोविंसेस से ले रहे हैं, तो पीछे आम आदमी के लिए बचता क्या? और उसके ऊपर शाहाना खर्चे आपके ब्यूरोक्रेसी के, आपके पॉलिटिशियंस के, आपके असेंबली के, उसके बाद तो कुछ नहीं बचता। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हुकूमतें अखराजात जो है वो कम नहीं कर रही, स्मार्ट गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जा रही, अखराजात उनके शाहाना ही हैं जिस तरह थे 3 साल पहले जो अनाउंसमेंट थी, वो क्या कहते हैं, जो जितनी भी ये ऑस्टेरिटी ड्राइव्स हैं ये मेरे और आपके लिए दुकानें बंद करने के लिए और इससे रिलेटेड ही हैं। वहाँ तो गाड़ियाँ भी आती हैं, तनख्वाहें भी बढ़ जाती हैं, कभी असम्बली के अंदर तनख्वाहें बढ़ रही होती हैं, कभी असम्बली मेंबरान की बढ़ रही होती हैं। वो एक और माशाल्लाह इदारे की अगर तनख्वाह बढ़ जाए, मैं अदलिया से मुतल्लिक बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी जो है वो अपनी मर्जी से बढ़ा दी जाती है, वो ऑटोनमस उसके पर्सपेक्टिव में है। सीसीपी की मिसाल हमारे सामने है सर, वो तो अपनी जगह मौजूद है। जुल्फिकार बदर साहब, आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया पीटीआई के जो मैंने आपसे कहा था, वो दे दीजिए ताकि मैं जुल्फिकार बदर साहब को भी जी मैं उसी तरफ आ रहा था। देखें, आज भी मैं अडियाला के बाहर मौजूद था अभी थोड़ी देर पहले, और दोबारा फिर उधर जाएंगे। आज भी हम वहां पे एक अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किए बैठे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच का फैसला है जो ये कहता है कि हम मंगलवार दिन जाकर मुलाकात करेंगे। वो फैसला हम सुप्रीडेंट जेल के पास भिजवाते हैं, वो फाड़ के फेंक देता है। जेल मैनुअल के अंदर हमें ये राइट दिया हुआ है, आईने पाकिस्तान हमें ये राइट देता है। यूरोपियन यूनियन का एलिस एडवर्ड की आप रिपोर्ट उठाकर देख लें, जो उन्होंने लेटर लिखा जिसके अंदर इमरान खान के हवाले से ह्यूमन राइट्स, बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी वायलेशन है, बुकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हम तो यहाँ पे प्रोटेस्ट किए बैठे हैं, और इसके ऊपर मतलब अगर ये 10,000 बंदे की बात करते हैं, तो अगर ये आप देखें, हमें 2 चीजों को जो है वो बैलेंस करना होता है और अपने वर्कर की हिफाजत भी करनी है। एक स्टेज आई जब 26 नवंबर आया, हमारे वर्कर के ऊपर गोली चलाई गई, हमारे बहुत सारे लोगों को शहीद किया गया। उसके बाद एक और सियासी जमात के साथ यही कुछ किया गया। तो आज अगर जब हम खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि रोज वहां पे एक तमाशा लगता है, हमारे ऊपर आंसू गैस फेंकी जाती है, हमारे ऊपर केमिकल मिला पानी फेंका जाता है, और उसके बाद हमें जो है वो प्रिजन वैन्स के अंदर से उठाकर दूर दराज के इलाकों में फेंक दिया जाता है। क्या मुहज़्ज़ब या जमहूरी निजाम के अंदर ऑपोजिशन के साथ ये कुछ किया जाता है? जनाब पार्लियामान के अंदर आवाज उठाते हैं तो हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, मैं गुजारिश ये है कि हम तो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी कहा, हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं। आए मुल्क के मसाइल के ऊपर बैठ के बात करते हैं, आए मुल्क के अंदर आजाद अदलिया की बात करते हैं, आए मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हैं। लेकिन अगर आपस की गठजोड़ की बात करनी है कि खुद भी खाओ मुझे भी खाने दो, तो इसके ऊपर हमारे हाथ खड़े हैं। हम प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर बैठ के बात नहीं करेंगे। इन्होंने, इनकी मिसाल खुद मौजूद है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने किया। आज कौन सी ऐसी शिक है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जिसकी पामाली इन्होंने खुद नहीं की? ये खुद इन्होंने माना था कि हम एस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर बैठ के कभी चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लीजिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ना भी करें, चार्टर इकोनॉमी ही कर ले। ये जुल्फिकार साहब, ये जो जुल्फिकार बदर साहब है, इनके वालिद साहब और इनकी जो जमात है, हमें याद है उन्होंने किले भी काटे बेबहा। शायद वो आज के नौजवान नस्ल को तो मालूम ही नहीं है कि वो किस किस्म की सहूलतें पीपल्स पार्टी ने भी उठाई हैं, कुछ बेचारे थोड़ी बहुत नून लीग ने भी उठाई हैं किसी वक्त के अंदर। तो ये तो आपका जब आपने पॉलिटिकल बदर साहब के साथ टाइम गुजार है जी, उनकी स्ट्रगल को सलाम है, और ये उनके बेटे हैं जी। ये बहुत जो है जमहूरी जी मैं ये कह रहा हूँ, स्ट्रगल है पाकिस्तान। आप यकीनन जब चैलेंज करते हैं, अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, तो आपको फेस भी करना पड़ता है। यकीनन आपको उसकी कीमत चुकानी होती है, लेकिन वो कीमत चुकाने के बाद ही कुछ बेहतरी आ सकती है। जुल्फिकार साहब, ये जो बात कह रहे हैं बैरिस्टर शाहिद साहब, बात यह दरवाजा इनका भी खुला है, दरवाजा प्राइम मिनिस्टर साहब भी रोज खोल के खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई बंदा ना इधर से इधर जाता है ना इधर से इधर जाता है। ये क्या मसला है? पीपल्स पार्टी कोई थोड़ा सा जरा कोशिश कर ले, कोई बीच में ब्रिज बन जाए, कोई मामले को आगे बढ़ा ले। Barrister साहब is a respectable man जी, I thank you very much Barrister साहब for your kind words। देखिए, बात आपकी ठीक है कि इसके अंदर दोनों अगर साइडें कह रही है कि जी हम बैठे हैं, बट मुझे जो इसके अंदर जाती तौर पे इशू नजर आ रहा है, there are a lot of people like Barrister साहब who are very respectable, बट इशू ये है कि डिसीजन किसने करना है? डिसीजन मेकर कोई नहीं है।
बैरिस्टर साहब हो गए या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हर बंदा बैठ के बातचीत कर सकता है, एंड दे आर रीजनेबल पीपल जिनके साथ बैठ के अच्छी बातचीत हो सकती है और उसका कोई आउटकम भी निकल सकता है। बट असल डिसीजन ये कि फाइनल डिसीजन मेकिंग जो है वो किसने करनी है, अगर उसके ऊपर कोई नहीं आएगा तो फिर उस एक्सरसाइज का सर वो अपोजिशन लीडर जो नेशनल असेंबली के हैं, सेनेट के हैं, उनको ये मैंडेट दिया हुआ है, मतलब ये ओपन मैंडेट है सर। वो मैंडेट तो है लेकिन अब तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी गारंटी ले ली है सर पीटीआई की। वो कहते हैं जी मैं गारंटी लेने को तैयार हूं, कुछ नहीं करेगी पीपल्स पार्टी, आप मामलात को आगे बढ़ाएं पीटीआई। आई विश कि ऐसा हो जाए कि खान साहब के बिहाफ पे कोई डिसीजन करने वाला हो जाए, क्योंकि खान साहब का डिसीजन खान साहब ने अकेले ने करना है। अगर वो अपना डिसीजन किसी और को देंगे तो इसका मतलब है कि खान साहब अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरा नहीं उतरेंगे, तो किसी ने भी उनका डिसीजन नहीं करना, कोई गारंटी करने वाला नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। अगर खान साहब थोड़ी सी पॉलिटिकल सोच के साथ फैसला करते तो आज खान साहब ने घर पे भी होना था और पीटीआई को रिलीफ भी बहुत मिलना था, और ये जो मसाइल से गुजर रहे हैं इन मसाइल से भी नहीं गुजरते। ये एक पर्सनल ईगो या अना का मसला बना हुआ है, जात का मसला बना हुआ है, अदरवाइज इतना कोई इशू नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप देखें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप ऐसी है, पीएमएलएन को ही देख लें कि एक टाइम ऐसा था कि बाहर चले गए थे, कोई सोच भी नहीं सकता था वापस जी, उनके भी नाम लेने पे पाबंदी थी। नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं ले सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते जी, इनके बंदों को ना दिखाएं। हम सारे इस प्रोसेस से गुजरे हैं। पीपल्स पार्टी के लिए भी हम यही सुनते रहे, देखते रहे। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत मुश्किलात आई। एक टाइम ऐसा मुशर्रफ दौर में आया जब उन्होंने कहा कि बस पीपल्स पार्टी खत्म हो गई जी, अंदर कर दिया। 2 साल मेरे वालिद साहब भी जेल में थे, उसी जेल के अंदर रहते रहते ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की और 10-11 लोग तोड़ के पैट्रियट बनाई गई। तो ये पॉलिटिकल हालात जो है ऐसे आते हैं, पार्टीज पे मुश्किल टाइम आता है, लीडर्स पे मुश्किल टाइम आता है, पर गुजर जाता है। पर इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप को भी चाहिए कि वो बैठ के मौजूदा हालात के तनाजुर में बैठ के कोई इस तरह का माइल्ड जो है रवैया रखें जिससे बातचीत का दरवाजा बंद ना हो। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि बैरिस्टर साहब कहते हैं हमारा दरवाजा खुला है, उधर प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसी सोच के हामिल है। बट असल बात यह है कि वो सारे लोग ढूंढ रहे हैं कि बैठ के डिसीजन किसने करना है, क्योंकि पीटीआई के अंदर डिसीजन मेकर कोई नजर नहीं आ रहा खान साहब के अलावा जो अपनी बात के ऊपर खड़ा हो सके। ठीक है पराजा साहब, मैं अब ये तो थोड़ा सा ये मईशत से हट के बात है, लेकिन चूंकि हमें यही समझ में आता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम के होते मुआशी इस्तेहकाम जो है वो लाना मुमकिन नहीं होता। मैं थोड़ा सा आपसे इस पर्सपेक्टिव में कि दोनों हमारे दोस्त जो हैं पॉलिटिशियन, उनकी बात आपने सुनी है, आपको क्या लगता है कि क्या सोल्यूशन निकाला जाए कि एक तो ये इनकी जो है ये दरवाजे खुले ना रहें, ये कहीं पे बातचीत भी कर लें, और दूसरा ये मामला है कि ये जो सियासी इस्तेहकाम है इसको यकीनी बनाने के लिए क्या स्टेप्स फौरी तौर पे किए जाने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली तो हम मीडिएशन कर रहे हैं, हम बड़ा वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो इंटरनल हालात हैं इसके अंदर हम कोई एक दूसरे से बात करने को भी तैयार नहीं होते, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। वो डायलॉग के जरिए आगे बढ़ने का कोई हमारे यहाँ रिवाज उस तरह है नहीं जिस तरह होना चाहिए था। देखिए जनाब, मेरा कहना यह है कि मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ पाकिस्तान से, और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी कुछ हो गया उसको भूल जाए, किस पार्टी ने किसके साथ क्या किया। एक तो सबसे पहले हमें मिसाक मईशत करना है ताकि मुल्क हमारा आगे चले। इस वक्त फील्ड मार्शल साहब ने जितनी मेहनत की है केयर टेकर गवर्नमेंट से लेके आज तक, और जैसा आपने फरमाया कि जो हमारे मुल्क का इस वक्त नाम वकार और बुलंद हुआ है, और हमने जो दिफाई तौर पे इंडिया के साथ मार्का हक किया, और अब जो ईरान अमेरिका वॉर के अंदर हमारा बेहतरीन रोल जो पूरी दुनिया मान रही है, तो हमको चाहिए आपस के इख्तलाफात भुला के आपस में शेक हैंड करें, गोल्डन शेक हैंड ना करें, ठीक है। और सबसे पहले तो आप मिसाक मईशत करें कि बाहर का जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद हो और लोकल इन्वेस्टर का भी एतमाद हो। हमारे इस वक्त हमारे लिए बेहतरीन मौका है, हर तरह से पाकिस्तान एक पुरअज़म मजबूत माशी तौर पे और सियासी तौर पे, फौजी तौर पे
और जियोपॉलिटिकल के तौर पे मजबूत मुल्क उभर के आया है और लोग अब इस तरफ इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ सियासी इंतशार है, थोड़ा बहुत जो रह गया है, वो हमको दूर करना होगा। आपस के गिले शिकवे घर बैठ के अपने कमरे के अंदर करने होंगे, ये पब्लिकली या इंटरनेशनली। मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं चाहूंगा थोड़ा कैश साहब, अगरचे कि सियासत आपका वो कप ऑफ टी नहीं है, बट स्टिल बीइंग अ इकोनॉमिस्ट, मैं चाहूंगा कि आप किस तरह से देखते हैं, ये किस तरह से ये मसला सॉर्ट आउट हो सकता है? कहीं तो सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा ना। शॉर्ट जवाब दीजिएगा को फिर मैं। बात ये है कि मैं इसके उलट सोचता हूँ। मैं नहीं सोचता कि पॉलिटिकल जो डिसरे है उसकी वजह से इकोनॉमिक डिसरे है। मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी ठीक होगी तो आपकी सियासत भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, इन दैट कॉन्टेक्स्ट असल में तो कैपिटलिज्म जो है, डेमोक्रेसी उसका पॉलिटिकल नाम है। हाँ, चाइना भी एक बहुत बड़ी ताकत है, कम्युनिस्ट मुल्क है, उसमें उस किस्म की डेमोक्रेसी नहीं है जो वेस्टर्न है। उनकी अपनी इंटरनल है। सो वन पार्टी गवर्नमेंट है। सो ये इशू नहीं है। सऊदी अरब में बादशाह बैठा है, ईरान में ये इश्यूज नहीं हैं। इश्यूज ये हैं कि आपने ये फैसला करना है कि आपने अपनी लैंड को कैसे डेवलप करना है, आप अपने यूथ की प्रोडक्टिविटी कैसे देनी है, आपने अपने पानी को कैसे बचाना है, आपने अपनी बिजली को कैसे सस्ता करना है, और आपने बाहर की और अंदर की अगर इन्वेस्टमेंट को लाना है तो उसको पॉलिसीज क्या होनी, पॉलिसी क्या होगी। कोई गवर्नमेंट आ जाए, वो मिलिट्री गवर्नमेंट है, वो सिविल गवर्नमेंट है, वो इकट्ठे मिलकर बैठते हैं। मईशत ठीक होनी चाहिए, मईशत ठीक होनी चाहिए, बाकी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस साहब आपका, जुल्फिकार बदर साहब, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब और जफर पराचा साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल फिर हुकूमत की तब्दीली की बातें, फैसल वाडा साहब के क्लेम्स और इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं। अगरचे के बाज़ लोग ये समझ रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है कि कोई हुकूमत के अंदर कोई तब्दीली नज़र सामने आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या लोग हैं वो समझते हैं कि ये कोई टेम्परेरी सा ये फेज़ है। उसकी वजह जो प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट था कि वज़ीर आज़म की चूँकि या हुकूमत की इस वक्त बहुत जिसे कह लें पजीराई हो रही है दुनिया में, तो उसको ज़रा थोड़ा सा डाउन प्ले करने के लिए ये कोशिश की गई है। आई डोंट नो ये मामला जो है ये किस तरफ जाएगा, लेकिन बाहर तौर एक बात बाहर तौर इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे यहाँ अहले इख्तियार और जो अहले जो फैसला साज हैं उनको ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि किसी चलते हुए सिस्टम को जब आप डीरेल करते हैं, तो हमने 2013 के अंदर भी ये देखा, 2018 के अंदर भी हमने देखा, और अगर आपकी पॉलिसियों का तसलसल ना हो तो पॉलिसियों को उखाड़ फेंकने से, नई पॉलिसियां लाने से और ये हुकूमतें तब्दील करने से कोई बहुत बेहतरी नहीं आ सकती। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि असल मामला मईशत का है, सबसे पहली प्रायोरिटी मईशत को रखनी है। अगर मईशत ठीक होगी तो आपके यहाँ आपके मुल्क का सारा निज़ाम और आपकी सियासत जो है वो भी खुद बहुत ठीक होती चली जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह निगहबान।